नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई है और जिसके बाद पूरे देश में इस चीज़ को लेकर चर्चा हो गई कि क्या अब जो ये टिप्पणी की गई है और जिस प्रकार का फैसला दिया गया है क्या पूरे देश में लागू होगा। तो अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है जिसको लेकर विवाद बना हुआ था और उसका निपटारा इस फैसले के जरिए हो गया है। आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का इतिहास क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से अभी समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मसले में और क्यों पूरा जो जजमेंट आया है उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर उम्मीदवार एक बार उम्र में छूट का लाभ लेता है वह सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि टेक्निकल पॉइंट कहाँ है। कि अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है, मान लीजिए किसी वैकेंसी में उम्र सीमा 30 वर्ष मांगी गई है और आरक्षित वर्ग को 35 वर्ष की उम्र सीमा दे दी गई है और किसी कोटे में उनका रिजर्वेशन में सिलेक्शन होना था और उस कोटे की सीट भर गई है, फुल हो चुकी है, लेकिन उस कैंडिडेट का जो उम्र का लाभ लिया हुआ है उसका नंबर जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा है तो उसका सिलेक्शन उसके अंदर नहीं होगा। अगर हो चुका है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा क्योंकि व्यक्ति द्वारा पहले से ही आरक्षण लिया जा चुका है और उसे अपने कोटे के अंदर ही नौकरी लेनी होगी। ये रही टेक्निकल पॉइंट। दरअसल यह विवाद कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल जो जीडी की भर्ती होती है उससे जुड़ा हुआ है। इसके तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में भर्तियां होनी थी। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच थी, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों को इसमें 3 साल की छूट दे दी गई थी। अब हुआ क्या कि कई उम्मीदवार जो थे आरक्षित वर्ग के थे और उम्र सीमा का लाभ उठाकर आवेदन कर दिए, लेकिन उन्हें ओबीसी कोटे में सिलेक्शन नहीं मिला। उनके नंबर सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज़्यादा थे और इसी आधार पर वो हाई कोर्ट में याचिका डालते हैं और कहते हैं कि हमारा नंबर जनरल उम्मीदवार से ज़्यादा है तो हमको योग्यता में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उसमें इनको नंबर ज़्यादा मिल रहा था जो अंतिम चयनित व्यक्ति था, तो ये कह रहे थे कि जो सीट है उस पर हमें सिलेक्शन दे दिया जाए क्योंकि जो नंबर है हमारा जनरल कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन हाई कोर्ट ने 2010 के जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देकर उनके पक्ष में फैसला दिया। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 1 जुलाई 1998 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया। इस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा था कि उम्र या अन्य छूट लेने वाले उम्मीदवार सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी की सीटों पर दावा नहीं कर सकते हैं और इसी से पूरा मामला सामने निकल के आया। इसी तरह एक मामला 8 साल पहले का है। 8 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है तो जनरल कोटे में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 8 वर्ष पहले ये कहा था कि अक्सर रिजर्व कोटे के लोग सरकारी नौकरी के लिए आरक्षित कोटे में ही अप्लाई करते हैं। यानी कि जिनको आरक्षण लेना है, आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो अक्सर उसी कोटे में अपना फॉर्म डालते हैं। वे वहाँ पर सीट न बचने की वजह से जनरल कोटे के कैंडिडेट्स के कोटे की तरफ झुकते हैं और उस सीटों की मांग करते हैं। इसके लिए कभी जनरल कोटे के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क लेने की दलील दी जाती है तो कभी कोई अन्य वजह बता दी जाती है, मगर यह प्रोसेस जो है गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट का जो है टिप्पणी है पिछले 8 साल पहले की। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था आरक्षित कोटे में नौकरी पाने में नाकाम एक महिला उम्मीदवार की पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए दी थी। महिला ने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क लेने के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर के ने एज लिमिट में छूट लेकर ओबीसी की रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था। उसने इंटरव्यू भी ओबीसी कैटेगरी में ही दिया था, लिहाजा वह जनरल कैटेगरी में अपॉइंटमेंट के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। दीपा पीवी नामक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज से 8 वर्ष पहले उसने कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में इंडियन एक्सपोर्ट सुपरविजन काउंसिल में लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया था। परीक्षा में 82 मार्क इनको मिले थे। ओबीसी कोटे के तहत अप्लाई करने वाले 11 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
93 अंक लेने वाली सेरेना जोसेफ को नौकरी दी गई। जनरल कोटे में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स 70 थे, मगर किसी भी सामान्य कैंडिडेट के इतने मार्क नहीं थे। दीपा ने खुद को जनरल कैटेगरी में नौकरी देने की मांग की तो मंत्रालय ने एप्लीकेशन को ठुकरा दी थी। मामला जब हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये जजमेंट आया। इसमें कई लोगों की कई तरह की राय निकल के आई। जस्टिस भानुमति ने उस समय कहा था कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है, एससी, एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट को जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसी तरह जब एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के स्टैंडर्ड जैसे एज लिमिट, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम के लिए ज़्यादा मौके दिए गए हैं तो उन्हें आरक्षित खाली पदों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए अयोग्य माने जाएंगे। यानी कि 8 साल पहले भी सेम जजमेंट दिया गया था कि आप अगर लाभ लेते चले आए हैं और अचानक से कहिए कि हमको उस कैटेगरी में डाल दिया जाए जहां मेहनत करके दूसरे तरीके से ज़्यादा नंबर लाकर लोग आए हैं, भले ही वहां की कट ऑफ फाइनल में कम आई हो और आपके नंबर ज़्यादा हों, तो आप उसका जो है लाभ नहीं उठा पाएंगे या उस कैटेगरी में आप नहीं जा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और इससे अब स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में भी जब भी नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में इस जजमेंट की चर्चा कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कर दी जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ा जो फैसला है उसमें स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण से मिलने वाली छूट का लाभ लेते हैं वे सामान्य श्रेणी की सीटों पर चयनित नहीं हो सकते हैं या भर्ती नियम इसकी अनुमति न देते हों। यानी कि अगर जो भर्ती का नोटिफिकेशन है जियो है उसमें अगर इसकी अनुमति नहीं दी गई, अनुमति दी गई है तो बात दूसरा है। तो इस प्रकार से ये मामला आपका निकल के आ जाता है। जब हम इतना जान ही चुके हैं तो आज थोड़ा हम आरक्षण क्या है, आरक्षण का इतिहास क्या है, भारत में किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की गई है उन पर चर्चा कर लें। आरक्षण की जब हम बात करते हैं तो आरक्षण उनके लिए बनाया गया है जो समाज में हाशिए पर मौजूद वर्ग हैं। उन्हें समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से कर लिया जाता है, जिससे उन्हें समाज में समरसता और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए की गई थी। आरक्षण का काम यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच प्राप्त हो सके। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आज़ादी से कई साल पहले हुई थी। आज से कई वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्षों पूर्व आज़ादी से 65 साल भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों के सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ज्योतिबा खुद को शिवाजी से प्रेरित बताते थे। वो ये दावा करते कि शिवाजी भी शुद्ध थे और वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहते, जो कि एक राजा का धर्म है। खुद भी वो ताउम्र इसी धर्म का पालन करते रहे। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद को धता बताते हुए बिना किसी ब्राह्मण पुरोहित के विवाह संस्कार शुरू कराया और बाद में इसे मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी दिलवा दी। उन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्ग की भलाई के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1891 में त्रावणकोर में सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशी लोगों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। 1901 में महाराष्ट्र के रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज ने आरक्षण की शुरुआत की थी। इस दौरान महाराज ने समान आधार पर अवसर मिलने के लिए काम किए। साथ ही वंचित समुदाय के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि आरक्षण को लेकर यह पहला सरकारी आदेश था। 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए और प्रशासन में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा तय करने के लिए आरक्षण शुरू किया गया। 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1919 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें कई बदलाव किए गए थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग धर्म और जात के लिए कम्युनल अवार्ड की भी शुरुआत की थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था के लिए जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया था।
1921 के बाद 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौते यानी पूना पैक्ट के नाम से जिन्हें इतिहास में हम जानते हैं, इस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में गरीबों के लिए सीटों की गारंटी दी जिन्हें आम जनता द्वारा चुना जाना था। ब्रिटिश सरकार की ओर से कुछ सीटों को वंचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। इससे अछूत माने जाने वाले वर्गों को 2 वोट का अधिकार मिलना था, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद पूना पैक्ट समझौता हुआ। 1942 में BR अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन अन्य कई सिफारिशों के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया। फिर 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद SC, ST और OBC वर्ग के लिए कई फैसले लिए गए। फिर 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए काले कर आयोग की स्थापना की गई। इसकी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचियों में संशोधन भी किया गया। 1979 यानी कि 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई। 1980 में आयोग ने रिपोर्ट पेश की। मंडल आयोग मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 82% से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की। 1990 से 1991 के बीच में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। इसका भारी विरोध भी हुआ और बाद में 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण शुरू किया। इसके बाद से लगातार आरक्षण संबंधी नियमों में लगातार बदलाव होते रहे। बिहार में 75% आरक्षण का समीकरण भी बनाने की बात की गई थी। मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 30% के बजाय 43%, अनुसूचित जाति को 16% के बजाय 20% और अनुसूचित जनजाति को 1 की जगह 2% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग को 10% आरक्षण को मिलाकर इसे 75% करने का प्रस्ताव किया गया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप देखेंगे तो महिलाओं को 30%, 35%, कहीं पर 50% करने की बात लगातार उठती चली आती है और इससे ये साबित होता है कि कुछ तो समाज को सुधारने के लिए, समाज में समरसता या समानता लाने के लिए, कुछ तो राजनीति से प्रेरित चुनाव जीतने के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। जैसे ही सरकार को लगता है कि उनका जो चुनावी कैरियर है वो डगमगा रहा है तो किसी वर्ग विशेष को जाति आधार पे या लिंग आधार पे आरक्षण दे देते हैं। जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की जो बात की जाती है उससे जो महिलाएं होंगी उनका झुकाव सरकार की तरफ होगा और आगामी चुनाव में उन्हें वोट देकर चुनाव जितवा देंगे और फिर उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जाएगा और इस तरीके से देश में आरक्षण जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आरक्षण का लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन आरक्षण जो है वो किनके लिए है? जो योग्य हैं उनको दिया जाए, जो अयोग्य हैं उनको उनसे आरक्षण से अलग किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण की बात भी की जाती है कि जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी हो चुकी है उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए तो भविष्य में ये भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम से 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया था जो उनके ही कोटे में से काट के दिया गया था जिससे उन्हें लाभ मिल सके। ये सारी चीज़ें हैं जो आरक्षण को लेकर चलती हैं। फिलहाल जो चीज़ मुद्दा ये है कि अगर आपने उम्र सीमा में या किसी भी प्रकार का आरक्षण लिया हुआ है अपने कोटे में तो आप उसे ओवरलैपिंग करके जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं अगर नोटिफिकेशन या जियो में इस प्रकार चर्चा नहीं की गई है। अगर जियो में ओवरलैपिंग की चर्चा की गई है तो शायद उस पर दूसरा मामला बन जाएगा। ठीक है, अगर जियो में चर्चा नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए।